अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास कंप्यूटर साइंस, पेज नंबर 18। एल्गोरिदम्स बना रहे थे हम। टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड द अप्लाइड फोर्स। हमें मास दिया हो और फोर्स दी हो, हमने मूविंग ऑब्जेक्ट का क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। सबसे पहले स्टार्ट, आप जानते हैं फॉर्मूलेशन ऑफ एन एल्गोरिदम के तहत सबसे पहले जब एल्गोरिदम स्टार्ट होता है तो हम स्टार्ट लिखते हैं, स्टेप 1 स्टार्ट लिखते हैं, और उसके बाद स्टेप 2 शुरू करते हैं। उसके बाद इनपुट नंबर्स, मास और फोर्स, यानी कि इनपुट हमने दिया दो नंबर्स की, एक मास की इनपुट लेनी है और एक फोर्स की इनपुट लेनी है। स्टेप 3 सेट एक्सेलरेशन टू फोर्स ओवर मास। हम जानते हैं कि सेट एक है हमारे पास कीवर्ड जिसका काम यह है कि वो इक्वल कर देता है वैल्यूज़ को, यानी कि एक्सेलरेशन टू फोर्स ओवर मास से मुराद है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स ओवर मास। ये सेट कर देगा एक्सेलरेशन को किसके इक्वल? फोर्स ओवर मास के। स्टेप 4 में आउटपुट दे देगा एक्सेलरेशन की और उसके बाद हम एंड कर देते हैं। मिसाल के तौर पर मास हमने दे दिया 20 और फोर्स हमने दे दिया 10, तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। मास हमने दिया था 20 और फोर्स हमने दी थी 10, इक्वल किसके आ गया आंसर? 2। तो एक्सेलरेशन हमारे पास इस लिहाज से किसके इक्वल आ जाएगी? 2 के इक्वल आ जाएगी। स्टेप 3 के अंदर होगा ये डिवीजन परफॉर्म होगी, एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगा, और स्टेप 4 के अंदर एक्सेलरेशन की आउटपुट आ जाएगी और स्टेप 5 में एंड हो जाएगा। ये पिक्चर देखते हैं ज़रा। मोर फोर्स विद सेम मास इंक्रीजेस एक्सेलरेशन। यहाँ पे अगर आप देखें ना तो सिंगल एफ है, यहाँ पर देखें तो डबल एफ है, यानी कि यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई हो रही थी यहाँ पर डबल फोर्स अप्लाई हो गई है। ठीक है, अगर यहाँ पर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हुई है तो यहाँ पर 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो गई, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा 20 न्यूटन। तो कहता है जब हम फोर्स इंक्रीज करते हैं तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो जाता है। टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। अगर आपने कोई क्यूब है उसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम से मुराद उसने कितनी जगह ऑक्यूपाई की हुई है वो आप निकालना चाहते हैं, तो एक्सेलरेशन नहीं, एल्गोरिदम के फॉर्मूलेशन के तहत सबसे पहले स्टेप 1 स्टार्ट से ही शुरू होता है। स्टेप 2 इनपुट लेंगे नंबर साइड की, यानी कि सिर्फ हम साइड की इनपुट ले लेंगे। स्टेप 3 के अंदर सेट वॉल्यूम टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी कि साइड को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो और वॉल्यूम के इक्वल कर दो। स्टेप 4 के अंदर आउटपुट वॉल्यूम एंड। स्टेप 1 में स्टार्ट कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 में हमने अब एक साइड ले लिया, फॉर एग्जाम्पल नहीं पूरा नहीं देते हैं, ऐसा करते हैं 5 मैंने यहाँ पर एक क्या ले लिया? साइड ले लिया। स्टेप नंबर 2 के अंदर, स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या करेगा? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड को 3 दफ़ा क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 125। अब उसने क्या सेट वॉल्यूम टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी कि इस वॉल्यूम को इन 3 दफ़ा साइड मल्टीप्लाई करने से जो आंसर है उसके इक्वल कर देगा। तो वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास? 125 के इक्वल हो जाएगा, और आउटपुट दे देगा वॉल्यूम की, और स्टेप 5 में एंड हो जाएगा। सिमिलरली टू फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है, उसका एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले स्टार्ट इनपुट नंबर्स लेंगे बेस की और हाइट की, बेस को और हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो एरिया के इक्वल आ जाएगा, आउटपुट कर देंगे एरिया को और वो एंड हो जाएगा। ये समझाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको मैं एक दफ़ा चीज़ें करके दिखा दूँ। आपने इन एल्गोरिदम्स को वर्किंग को चलाना है, कॉपी पेंसिल पकड़ के मुख्तलिफ वैल्यूज़ दे के आपने इनको परफॉर्म करना है आपने कॉपी के ऊपर। अब इसको देखें। टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ द 3 गिवन नंबर्स। 3 नंबर्स दिए जाएँ और 3 के 3 नंबर्स में सबसे लार्जर फाइंड करें, यानी ये 3 नंबर्स आ गए तो उनमें सबसे मैक्सिमम नंबर फाइंड करें। स्टेप 1 स्टार्ट और स्टेप 7 एंड। आप जानते हैं एक एल्गोरिदम भी स्टार्ट से ही शुरू होता है और एंड पर ही ख़त्म होता है, सिमिलर टू फ्लो चार्ट। एक फ्लो चार्ट भी स्टार्ट से ही शुरू होता है और एंड पर ही ख़त्म होता है। स्टेप 2 के अंदर इनपुट लिया नंबर्स की, N0 N1 N2, ये 3 मैंने इसके अंदर इनपुट लिया। सेट लार्ज टू N0, लार्ज एक वेरिएबल है, उसको किसके इक्वल कर दिया? N0 के, यानी कि पहले नंबर के। उसके बाद इफ़ N1 ग्रेटर देन लार्ज सेट लार्ज टू N1। ये जो लार्ज के अंदर N0 चला गया, अगर ये N1 इससे बड़ा है, N1 N0 यानी कि लार्ज से बड़ा है, तो वो लार्ज को किसके इक्वल कर देगा? N1 के इक्वल कर देगा। अभी मैं इसकी वर्किंग को आपको चला के दिखाता हूँ, अभी इसको समझ लें। इफ़ N2 ग्रेटर देन लार्ज सेट लार्ज टू N2। अगर ये जो N2 है, ये N2 इस N0 से बड़ा है
तो फिर लार्ज किसको इक्वल कर दो, n2 के इक्वल कर दो, और स्टेप 6 में आउटपुट कर देगा लार्ज को, स्टेप 7 में एंड हो जाएगा। इसकी वर्किंग देखें ज़रा, इसकी वर्किंग थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी है, इसलिए मैंने इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर पहले से टाइप करके रखा हुआ है। इसको देखें ज़रा, यहाँ पर मैंने इनपुट लिया 3 नंबर्स की, 5, 1 और 7। n0 को मैंने इक्वल कर दिया 5 के, n1 को 1 के और n2 को 7 के। ये 3 नंबर्स मैंने लिए। कहता है कि सबसे पहले आपने 3 नंबर्स ले लिए, लार्ज को आपने n0 यानी कि पहले नंबर के इक्वल कर देना। इधर आप देख सकते हैं मैंने लार्ज को पहले नंबर यानी कि 5 के साथ इक्वल कर दिया, n0 के साथ 5 के साथ। आप देखें यहाँ पे n0 लिखा हुआ है, n0 लिखा हुआ है, लार्ज को इक्वल कर दो किसके, n0 के। n0 में क्या था मेरे पास, 5 था, तो लार्ज को मैंने किसके इक्वल कर दिया, 5 के। उसके बाद वो कहता है कि आपने n1 को इसके साथ n0 के साथ कंपेयर करना है और n2 को n0 के साथ कंपेयर करना है, और n0 हमारे पास किसकी इक्वल है, लार्ज के। ठीक है, तो यानी कि इससे मुराद है कि आप n1 को लार्ज के साथ कंपेयर करेंगे और n2 को लार्ज के साथ कंपेयर करेंगे। जैसे कि देखें n1 को लार्ज के साथ कंपेयर करेंगे आप। अब आप ये देखें कि n1 में मेरे पास क्या है, 1। अब इस 1 को मैंने इस लार्ज के साथ मैंने क्या करना है, कंपेयर करना है। इफ़ 1 इज़ ग्रेटर देन 5 लार्ज इज इक्वल्स टू 1। इफ़ के आगे जो कंडीशन लिखी हुई है, अगर तो ये ट्रू होगी, ये वाली कंडीशन 1 ग्रेटर देन 5, अगर तो ये ट्रू होती है तो इसके आगे जो स्टेटमेंट लिखी हुई है लार्ज इज इक्वल्स टू 1, ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ये इफ़ के आगे वाली स्टेटमेंट, इफ़ के आगे वाली सॉरी कंडीशन अगर ये फॉल्स हो जाती है तो आगे वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। 1 इज़ ग्रेटर देन 5, क्या 1 5 से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो लार्ज इज इक्वल्स टू 1, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब n2 को लार्ज के साथ कंपेयर करना है, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं n2 ग्रेटर देन लार्ज, n2 को लार्ज के साथ उसने कंपेयर किया हुआ। सिमिलरली क्या 7 5 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, ये ट्रू है। कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आगे वाली स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो जाती है, रन हो जाती है। अब लार्ज इज इक्वल टू 7, यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब लार्ज इज इक्वल टू 7 एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो आउटपुट लार्ज, लार्ज क्या मेरे पास 7, तो लार्ज एग्जीक्यूट हो जाएगा, 7 मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब इसको समझाने के लिए मैंने एक और मैंने ये ड्रॉ किया, 3 नंबर्स मैंने ले लिए 9 1 8। 9 क्या है n0, 1 क्या है n1 और 8 क्या है n2। आप जानते हैं लार्ज को सबसे पहले हमने n1 के n0 के इक्वल करना है, तो लार्ज को मैंने किसके इक्वल कर लिया, n0 क्या है मेरे पास 9 के इक्वल मैंने कर लिया। उसके बाद मैंने n1 को लार्ज के साथ कंपेयर करना है और n2 को लार्ज के साथ कंपेयर करना है। n1 को जब मैंने लार्ज के साथ कंपेयर किया, इफ़ 1 इज़ ग्रेटर देन 9 लार्ज इज इक्वल्स टू 1। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर इफ़ के आगे वाली कंडीशन ट्रू होती है तो फिर आगे वाली स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होती है। क्या 1 9 से बड़ा है, 1 9 से बड़ा नहीं है, ये तो फॉल्स हो गया, यानी कि आगे वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब इस पे आ जाते हैं नेक्स्ट पे, इफ़ 8 ग्रेटर देन 9। अब n2 को हमने लार्ज के साथ कंपेयर करना ना, क्या 8 9 से बड़ा है, ये भी कंडीशन फॉल्स है, तो आगे वाली स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये वाली भी एग्जीक्यूट नहीं होगी और ये वाली भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। लार्ज हमारे पास किसके इक्वल था, 9 के, तो लार्ज 9 के ही इक्वल रहेगा और एंड पे हमारे पास लार्ज की आउटपुट आ जाएगी। ये इसकी वर्किंग थी। आपने इसको मुख्तलिफ वैल्यूज़ दे के आपने इसकी पूरी ऐसे ही वर्किंग चलानी जैसे मैंने आपको इसकी वर्किंग चला के दिखाई है, और एंड पे देखना कि आपकी आउटपुट आती है। अब देखें, अब जो मैंने आपको उर्दू में ये सारी वर्किंग समझाई है ना, ये सारी वर्किंग उसने अंग्रेज़ी में यही लिखी हुई है, मैं भी आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। इन दिस एल्गोरिदम स्टेप 1 शोज स्टार्टिंग ऑफ द एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम के अंदर जो स्टेप 1 है ये क्या शो कर रहा है, एल्गोरिदम का स्टार्ट शो कर रहा है आपको। स्टेप 2 शोज दैट अ यूज़र प्रोवाइड्स 3 न्यूमेरिक वैल्यूज़ एंड दे आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी विद द नेम्स n0 n1 एंड n2। और स्टेप 2 ये शो कर रहा है कि यूज़र 3 न्यूमेरिक वैल्यूज़ इनपुट करेगा और वो 3 इनपुट वैल्यूज़ कंप्यूटर मेमोरी के अंदर n0 n1 और n2 के साथ जाकर स्टोर हो जाएंगी। इन दिस एल्गोरिदम initially we assume that the largest value is n0 and we compare it with the other 2 values। इस एल्गोरिदम से अंदर इनिशियली से मतलब सबसे पहले हम ये अज्यूम करेंगे, ये फ़र्ज़ करेंगे कि सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो n0 है और उसको और फिर उसके बाद सबसे बड़ी वैल्यू को दूसरी 2 वैल्यूज़ के साथ कंपेयर करेंगे। सो स्टेप 3 शोज दैट डाटा ऑफ n0 इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी विद द नेम लार्ज। इसी वजह से जो स्टेप 3 है ये शो करेगा कि n0 का जो डाटा है ये कंप्यूटर मेमोरी के अंदर स्टोर है, किस नेम के साथ, लार्ज के साथ। आप देख सकते हैं स्टेप 3 सेट लार्ज टू n0, यानी कि लार्ज को n0 के इक्वल कर दो।
Step 4 describes that if the value of n1 is greater than large, then the value of large is updated and its new value is the value of n1. और जो स्टेप 4 है ये डिस्क्राइब कर रहा है, ये इस चीज़ की वजाहत कर रहा है कि अगर तो n1 की वैल्यू लार्ज से बड़ी है, n1 इज़ ग्रेटर देन लार्ज, यानी कि n1 लार्ज से बड़ा है, तो लार्ज की वैल्यू अपडेट हो जाएगी और उसकी न्यू वैल्यू क्या बन जाएगी n1। आप देख सकते हैं स्टेप 4 के अंदर n1 को लार्ज के साथ कंपेयर किया, अगर n1 लार्ज से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, तो आगे वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और लार्ज n1 के इक्वल हो जाएगा। इन केस n1 इज लेस देन और इक्वल टू लार्ज देन स्टेप 4 विल नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ लार्ज। इन केस अगर ऐसा भी हो सकता है कि n1 जो हो ये लार्ज से लेस हो या इक्वल हो, छोटी भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है, तो इस केस के अंदर क्या होगा, स्टेप 4 विल नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ लार्ज। तो स्टेप 4 के अंदर जो वैल्यू होगी लार्ज की वो अफेक्ट नहीं होगी, यानी कि ये वाली, यानी कि वो दूसरे लफ्ज़ों में ये कहना चाह रहा है कि अगर इफ़ के आगे वाली कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, अगर इफ़ के आगे वाली कंडीशन जो ये कि यहाँ पे n1 ग्रेटर देन लार्ज अगर ये फॉल्स हो जाती है तो आगे वाली स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होती। और यही आपको यहाँ पे मतलब सुनाने की कोशिश कर रहा है। सिमिलरली स्टेप 5 में चेंज द वैल्यू ऑफ लार्ज प्रोवाइडेड दैट n2 इज़ ग्रेटर देन लार्ज। इसी तरह जो स्टेप 5 है ये भी लार्ज की वैल्यू को चेंज कर सकती है जो कि n2 में प्रोवाइड की जाएगी अगर वो लार्ज से बड़ी है। स्टेप 6 डिस्प्लेज द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ लार्ज। और स्टेप 6 जो है ये क्या डिस्प्ले कर रहा है, रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ लार्ज, लार्ज की वैल्यू को आउटपुट दे रहा है, यानी कि रिजल्ट जो लार्ज का रिजल्ट आया उसको डिस्प्ले करेगा। और स्टेप 7 को उसने ये नहीं बताया, इट इज़ द टर्मिनेशन पॉइंट ऑफ द एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम का टर्मिनेशन पॉइंट है, एंड से पता चलता है कि यहाँ पर हमारा एल्गोरिथम खत्म हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, टू असाइन ग्रेड टू अ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन द अचीव्ड मार्क्स। स्टार्ट, आपको पता है सबसे पहले फॉर्मुलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम के तहत सबसे पहले एल्गोरिथम जब स्टार्ट करते हैं तो स्टेप 1 के साथ स्टार्ट लिखते हैं। स्टेप 2 के बाद इनपुट लेंगे नंबर्स की, किन किन नंबर्स की इनपुट लेंगे, ऑब्टेन्ड मार्क्स की और टोटल मार्क्स की। सेट परसेंटेज टू ऑब्टेन्ड मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। इसके आगे परसेंट नहीं लिखा हुआ, आपने आगे 100 के आगे परसेंट का साइन भी लगाना है। इससे मुराद क्या है कि परसेंटेज को किसके इक्वल कर दो, ऑब्टेन्ड मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100%। हमने ऐसा सेम एक फ्लो चार्ट भी हमने सोल्व किया था, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स दे दीजिएगा और उसके बाद इसको आप रन कर लीजिएगा। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ही रन करके दिखा देता हूँ। आप जानते हैं कि इफ़ के आगे जो कंडीशन ट्रू होती है, परसेंटेज ग्रेटर देन 80, जैसे कि ये कंडीशन है, अगर तो ये ट्रू हो जाती है तब आगे वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। अगर ये ट्रू नहीं होती है, फॉल्स हो जाती है इफ़ के आगे वाली कंडीशन, तब एल्स के आगे वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है। एल्स ऑप्शनल होता है, लिखेंगे ठीक है, नहीं लिखेंगे तब भी ठीक है। अब देखें यहाँ पे इसने आगे एल्स यूज़ कर लिया, आप एल्स यूज़ ना करें, आप अपने ज़हन से भी कर सकते हैं। एल्स यूज़ नहीं करेंगे, स्टेप 5 के अंदर इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन 70 सेट ग्रेड टू ए, ये लिख दें। फिर उसके बाद ये वाला एल्स भी खत्म करके स्टेप नंबर 6 लिखें, इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन 60 सेट ग्रेड टू बी। फिर उसके बाद स्टेप 5 6 पे स्टेप 7 यहाँ पे लिख दें, स्टेप 8 स्टेप 9 और स्टेप 10 करके आप बेशक एल्स लिखें ही ना, बेशक एल्स लिख भी लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने बस एक चीज़ इसके अंदर याद रखनी है कि अगर तो इफ़ के आगे वाली कंडीशन ट्रू होती है फिर आगे वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। अगर इफ़ के आगे वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है फिर एल्स के आगे वाली जो स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, इसको आप खुद ही कर लीजिएगा, उम्मीद है ये आपसे हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको ये इसके ऊपर भी एक वीडियो लेक्चर बाकायदा बनाकर सेंड कर दूँगा। टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट, किसी ना किसी अमाउंट के ऊपर आपने इंटरेस्ट निकालना है। इसका इस तरह का भी हमने एक पढ़ा हुआ है, एक फ्लो चार्ट हमने पढ़ा हुआ है, सेम वही है। सबसे पहले स्टार्ट इनपुट नंबर्स में अमाउंट रेट ईयर, उसके बाद ये फॉर्मूला है प्लेन इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय ईयर्स। ईयर्स के साथ मल्टीप्लाई, सबसे पहले जो भी आप अमाउंट देंगे और रेट देंगे और ईयर देगा वो इस फॉर्मूले के तहत उसे सोल्व करेगा, प्लेन इंटरेस्ट को उसके इक्वल कर देगा और एंड पे प्लेन इंटरेस्ट को क्या करेगा, आउटपुट कर देगा और एंड पे एंड कर देगा। मिसाल ले लेते हैं, यहाँ पे अमाउंट है 10, रेट है 20 और ईयर है 30। ये सिर्फ मैंने एग्जांपल लेने के लिए ताकि मैं भी आपको ये कैलकुलेट करके दिखा दूँ। अमाउंट है 10, रेट है 20 और ईयर मेरे पास क्या 30। देखते हैं सबसे पहले अमाउंट था 10 मल्टीप्लाई बाय, उसके बाद है हमारे पास रेट ओवर 100, यानी कि रेट मैंने क्या लिया था 20 ओवर 100। यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट है ये 20 डिवाइड्स
100। ये ले, ये आंसर आ गया इसका। इतने हिस्से का 10 को मल्टीप्लाई किया 20/100 से, और मल्टीप्लाई करना है ईयर्स के साथ। ईयर्स मैंने क्या लिया था 30, अब इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा 30 के साथ। ये लें 60 इसका आंसर आ जाएगा, मेरा प्लेन इंटरेस्ट आ जाएगा 60। ठीक है, तो ये ही इसका काम था। एंड पे 60 आंसर आ जाएगा और स्टेप 5 पे एंड हो जाएगा। टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा, यानी कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है और फ़ारेनहाइट को बैक सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले स्टार्ट इनपुट नंबर सेल्सियस लेना है, सेट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। सेल्सियस जो भी आप देंगे उसको 9 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 5 के साथ डिवाइड करेगा और 32 पे एंड कर देगा। जैसे कि मैं भी आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने सेल्सियस दिया उसको 35 को वो 9 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद 5 पे डिवाइड करेगा, डिवाइड्स बाय 5 और उसके अंदर प्लस क्या कर देगा 32। ये लें, अब ये 95 क्या हो चुका है हमारे पास फ़ारेनहाइट आंसर आ चुका है। सेल्सियस को हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लिया। अब सिमिलरली हमने किसको कन्वर्ट करना है, जी हमने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी फ़ारेनहाइट की। अब फ़ारेनहाइट को हम लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। फ़ारेनहाइट फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ले लिया 100, तो 100 में से हमने 32 निकालना, 100 में से 32 निकाला, उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है और 9 पे डिवाइड कर देना। मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइड्स बाय 9, ये लें जी 37.7777, ये सारा इसका आंसर आ जाएगा। ये हमने किसको किस में कन्वर्ट कर लिया, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर लिया। एंड आउटपुट आ जाएगी सेल्सियस की और यहाँ पर ये एंड हो जाएगा। अब इसको देखते हैं। फाइंड इवन नंबर्स इन इंटीजर्स रेंजिंग फ्रॉम n1 टू n2 वेयर n2 इज़ ग्रेटर देन n1। हमने दो नंबर्स के दरमियान में इवन नंबर्स निकाले, यानी कि दो नंबर्स की रेंज होगी और उसके अंदर हम क्या निकालेंगे, इवन नंबर्स निकालेंगे। और जो n2 होगा ये n1 से बड़ा होगा, यानी कि जो दूसरा नंबर होगा ये n2, ये n1 से क्या होगा, बड़ा होगा। स्टेप 1 में स्टार्ट आएगा, स्टेप 2 में इनपुट नंबर्स n1 n2 दो नंबर्स ले लिए। इफ़ n1 लेस इक्वल्स टू n2, ये कंडीशन लगी हुई, इसके आगे ये ब्रैकेट लगी हुई है, लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये मिस प्रिंटिंग की वजह से लगी हुई है। यहाँ पर इसने एक फॉर्मूला लगाया मोड का। आप जानते हैं मोड क्या करता है, अगर तो नंबर इवन होता है तो वो किसके क्या आंसर देता है हमें 0, अगर तो आंसर ओड होता है तो हमें आंसर क्या देता है 1, तो उसने यहाँ पे मोड ही लगा दिया इक्वल्स टू 0 के। अगर n1 मोड 2 करते हैं और आंसर 0 आ जाता है तो आउटपुट n1, तो n1 क्या होगा हमारे पास, एक इवन नंबर होगा। और यहाँ पे उसने n1 टू n1 प्लस 1 कर दिया, यानी कि n1 में एक इजाफा कर दिया। इंक्रीज बाय 1 हमने ऊपर फ्लो चार्ट्स के अंदर भी किया था, वो इंक्रीज बाय 1 का मतलब यहाँ पे n1 प्लस 1 है और उसको n1 के इक्वल कर दिया। यानी कि अगर मैं आपको कहूँ तो ये इसके बराबर है, n1 इक्वल्स टू n1 प्लस 1, इससे मुराद यहाँ पर ये है जी। गो टू स्टेप 3, यानी कि स्टेप 3 पे वापस आ जाएगा। इफ़ n1 लेस इक्वल्स टू n2, ये याद रखिएगा, ये ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी गो टू स्टेप 3 कर दिया, आपको ये वाली भी लगाने की ब्रैकेट ज़रूरत नहीं है। और स्टेप 7 पे उसने एंड कर दिया। अब इसकी वर्किंग मैं आपको ना थोड़ी सी समझाता हूँ। ये देखें, मैंने n1 को 2 ले लिया और n2 को, ये 20 थोड़ा लार्ज हो जाएगा 10 कर लेते हैं। 2 और 10 के दरमियान में जितने भी हमारे पास इवन नंबर्स हैं मैंने वो प्रिंट करवाने हैं। इफ़ n1 लेस इक्वल्स टू n2, n1 मेरे पास क्या है 2 और n2 क्या है मेरे पास 2। अब इस कंडीशन को देखें, इफ़ 2 लेस इक्वल्स टू 10, क्या जो 2 है वो छोटा या बराबर है 10 के, बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा तो है, यानी कि कंडीशन हमारे पास ये क्या है, कंडीशन है ये ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आगे वाली जो स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। ये वाला n1 फिलहाल किसके इक्वल है 2 के, तो इस n1 की जगह पे क्या आ जाएगा 2। आप जानते हैं 2 मोड 2 इक्वल्स टू 0, मोड का काम ही यही है कि जब हम डिवाइड करते हैं इवन नंबर को 2 पे तो हमारे पास रिमाइंडर में 0 ही बचता है, तो आउटपुट आ जाएगा n1 हमारे पास क्या था 2, ये 2। अब ये 2 मुझे क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, डिस्प्ले कर देगा कि 2 इसके अंदर क्या था हमारे पास इवन नंबर है। अब n1 में हमारे पास क्या था 2, अब ये 2 प्लस 1 आप जानते हैं किसके इक्वल होता है 3 के। n1 अब किसके इक्वल हो गया 3 के। अब यहाँ पे उसने यहाँ पे गो टू भी लगाया, अगर आप देखें ज़रा
गो टू स्टेप 3। गो टू स्टेप 3 से मुराद है इस कंडीशन के ऊपर इफ़ n1 लेस इक्वल्स टू n2, इसके ऊपर वापस चले जाओ। अब ये क्या करेगा, इसके अंदर से भी इसके ऊपर बैक चला जाएगा इस वाली कंडीशन के ऊपर। अब पहले ये 2 था, अब n1 किसके इक्वल हो चुका है 3 के, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 3 लेस इक्वल है 10 के, बिल्कुल 3 लेस है, इक्वल नहीं है लेकिन लेस तो है ना, तो कंडीशन हमारे पास यहाँ पर अगेन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हो गई तो n1 मोड 2 था, अब n1 मेरे पास क्या है यहाँ पे, n1 3 है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 3 मोड 2 इक्वल्स टू 0, बिल्कुल नहीं। 3 मोड 2 इक्वल्स टू 1, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये कंडीशन सारी की सारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो इसके आगे जो आउटपुट लिखा होता है, आउटपुट n1 लिखा हुआ था, है ना, तो अब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगेन 3 के अंदर क्या हो जाएगा, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये आउटपुट n1 नहीं होगा क्योंकि ये इवन नंबर है और कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। तो 3 में ऐड कर देंगे, ये क्या बन जाएगा 4। अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 लेस इक्वल्स टू 10, ये कंडीशन ट्रू है। अब 4 मोड 2 इक्वल्स टू 0, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। अब इसके ट्रू होने से n1 को ये प्रिंट कर देगा। अब हमें 4 क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। फिर यहाँ पे आके एक इंक्रीमेंट करेगा, 5 करेगा। अब 5 लेस, अभी भी कंडीशन क्या नाम है, 5 लेस इक्वल्स टू 10, अभी भी कंडीशन ट्रू है। अब 5 को मोड लेगा 2 के साथ। आप जानते हैं इसका आंसर कभी भी 0 के इक्वल नहीं आता, इसका आंसर किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। अब कंडीशन ये क्या हो चुकी है, फॉल्स। फॉल्स होने की वजह से आउटपुट n1 जो ये वाली है हमारे पास स्टेटमेंट, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो सीधा ही नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ जाएगा और एक इंक्रीमेंट कर देगा। इस तरह ये 10 तक चलेगा, 2 4 6 8 10 सारा का सारा प्रिंट हो जाएगा। और जैसे कि ये 11 होगा, क्या 11 छोटा है 10 से, ये भी फॉल्स। 11 बराबर है 10 के, ये भी फॉल्स। जब दोनों बातें फॉल्स हो गई हैं तो यहाँ पर यह ख़त्म हो जाएगा और हमारा जो क्वेश्चन होगा वो सीधा ही एंड पे आ जाएगा। ये जब फॉल्स हो जाएगी ना कंडीशन, तब स्टेप 7 पे आके ये ख़त्म हो जाएगा। ये हमारा आज का काम था। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। आपने इन तमाम एल्गोरिदम्स को मुख्तलिफ वैल्यूज़ दे के आपने इनकी वर्किंग करनी है। जब तक आप इनकी वर्किंग करते रहेंगे आपको ये समझ आएगी। अगर आप इसकी वर्किंग नहीं करेंगे ये आपको समझ नहीं आएगी। जो एल्गोरिदम आप कहेंगे मैं दोबारा लेक्चर बना के आपको समझा दूँगा। और प्रैक्टिस करें इसकी ज़्यादा से ज़्यादा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।